बहुत पुरानी बात है। राजा विक्रम सिंह अपनी पत्नी यशोधरा और अपने राजकुमार के साथ महल में बैठे उनके विवाह को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे। राजकुमार कुंवर सिंह को विवाह करने में कोई दिलचस्पी ना थी। वह तो आजाद रहना चाहता था। राजा विक्रम सिंह के बहुत दबाव डालने पर राजकुमार का विवाह राजा आदित्य सिंह की खूबसूरत बेटी राजकुमारी बेला से कर दिया गया। राजकुमार कुंवर सिंह उसी रात बिना किसी से कुछ कहे अपने प्रिय घोड़े पर सवार हुए और महल छोड़कर निकल गए। राजकुमारी बेला 2 वर्ष तक राजकुमार की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन राजकुमार नहीं आए। वे अपने पिता के घर चली गई। राजकुमारी बेला का भाई ही पूरा राजपाट संभालता था, क्योंकि राजा आदित्य सिंह काफी समय से बीमार चल रहे थे। भाभी की आंखों में बेला हमेशा खटकती थी, क्योंकि वे बहुत खूबसूरत थी। एक दिन राजकुमारी बेला ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मुझे आज नई साड़ी पहननी है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। मैं गंगा में स्नान करने जाऊंगी और गंगा माँ से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति को वापस भेज दें। रानी मुंह बनाती हुई उठी और एक लाल साड़ी निकालकर दे दी। बेला को पति की अवहेलना ने बहुत छोटी उम्र में ही सब तकलीफें सहना सिखा दिया था। कुछ बोले बिना ही वह सभी सखियों के साथ गंगा स्नान को चली गई। रानी ने तुरंत एक कौवे को बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मेरी ननद राजकुमारी बेला की साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर ले आओगे और साड़ी गंदी कर दोगे तो मैं तुम्हारी चोंच सोने की मढ़वा दूंगी। वह बहुत चालाक है। उसने अपनी लाल साड़ी सब सखियों की साड़ियों के नीचे रखी होगी। कौवा उड़ा। उसने गंगा किनारे जाकर इधर उधर देखा। एक जगह उसे सभी साड़ियों के नीचे पड़ी लाल साड़ी दिख गई। उसे निकालकर चोंच में दबाया और मिट्टी में लिथाड़कर उसको खूब गंदा कर दिया। फिर कोना फाड़कर चोंच में दबाया और साड़ी सारी साड़ियों के नीचे रखकर लौट आया। रानी की मुंडेर पर आकर कांव कांव करने लगा। रानी ने जैसे ही उसकी चोंच में लाल साड़ी का टुकड़ा देखा, वह समझ गई कि काम पूरा हो गया। उसने कौवे को भर पेट भोजन करवाया, तुरंत सुनार को बुलवाया और कौवे की चोंच सोने से मढ़वा दी। राजकुमारी बेला जब गंगा से निकली तो अपनी साड़ी की दुर्दशा देखकर रोने लगी। जैसे तैसे साड़ी पहनी, घर आकर तुरंत कपड़े बदले और लाल साड़ी अपनी दासी को धोने को दे दिया। साड़ी सूख गई तो राजकुमारी बेला ने साड़ी को अच्छी तरह से तय लगाकर रानी के संदूक में रख दिया। रानी जब सोकर उठी तब उन्होंने बेला से कहा, अरे तुमने बड़ी जल्दी साड़ी बदल दी, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? बेला ने कहा, नहीं भाभी, कुछ गड़बड़ नहीं की। रानी जल्दी से गई और साड़ी उलट पुलट कर देखा। साड़ी एक कोने से फटी हुई थी और उसमें दाग भी लगे थे। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सिर दर्द का बहाना करके सो गई। राजा आए तब उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों सो रही हो, तबीयत ठीक है ना? तब रानी ने पूरी बात राजा को बताई और कहा, मेरा सिर दर्द तो तभी ठीक होगा जब तुम्हारी बहन के रक्त में चुनरी रंगवा कर तुम मुझे दोगे, वरना मैं सिर दर्द से ही मर जाऊंगी। राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, मेरी इकलौती बहन है, मैं दूसरी साड़ी ला दूंगा। लेकिन रानी नहीं मानी। उसने कहा, मैं जब तक उसके रक्त में भीगी हुई चुनरी नहीं पहनूंगी मैं नहीं उठूंगी। राजा मजबूर हो गए। रानी की जिद के आगे उनकी एक ना चली। अपनी बहन को किसी बहाने से महल के बाहर ले गए और उससे कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ। एक बकरा कटवाकर उसके रक्त में वही लाल साड़ी रंगवाकर जब रानी को दिया तब वह हंसते मुस्कुराते उठ गई। उसके जी का जंजाल खत्म हो चुका था। जिससे उसको सबसे ज्यादा जलन थी वह जा चुकी थी। राजकुमारी बेला महल के पास ही बने मंदिर में सारे दिन रहती और रात के समय उठकर पेड़ पौधे सींचती, मंदिर में पूजा करती। उसको विश्वास था कि एक दिन उसका पति उसे लेने जरूर आएगा। बहुत दिनों के बाद राजकुमार कुंवर सिंह अपने महल में वापस आया। जब उन्होंने राजकुमारी बेला को नहीं देखा तो अपने माता पिता से मायके से बुलवाने के लिए कहा। राजमहल का नाई राजकुमारी बेला के मायके संदेश लेकर गया। तभी उसको महल के पास एक बहुत सुंदर मंदिर दिखाई पड़ा। उसके चारों तरफ बेला के फूलों के बहुत सुंदर पौधे लगे हुए थे।
जिन पर ढेरों बेला के फूल खिले थे। नाई ने जैसे ही फूलों की तरफ हाथ बढ़ाया, वैसे ही आवाज आई, ससुराल के नाई, डाल मत छूना, पत्ते मत छूना, इस देश का यही रिवाज, भैया मारे भाभी पापन करे श्रृंगार। नाई को आवाज सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह तुरंत वहां से लौट गया। उसने जाकर राजकुमार कुंवर सिंह को सब कुछ बताया। कुंवर सिंह ने तुरंत कहार को भेजा। कहार वहां गया और अभी मंदिर के पास ही पहुंचा था कि उसने बेला के फूलों की खुशबू से आकृष्ट होकर फूलों की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी उसको वही आवाज फिर सुनाई पड़ी, ससुराल के कहार, डाल मत छूना, पत्ते मत छूना, इस देश का यही रिवाज, भैया मारे भाभी पापिन करे श्रृंगार। कहार भी वापस चला गया। उसने जाकर राजा और राजकुमार को सारी सच्चाई बताई। राजकुमार कुंवर सिंह ने जरा भी देर नहीं लगाई, तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुए और आकर मंदिर के पास ही रुक गए। उन्होंने भी फूलों को तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वही आवाज आई, पति परमेश्वर, डाल मत छूना, पत्ते मत छूना, इस देश का यही रिवाज, भैया मारे भाभी पापन करे श्रृंगार। राजकुमार कुंवर सिंह हैरान थे। उन्होंने पूरा दिन वहीं बिता दिया। रात के समय जब 12 बजे तब उन्होंने देखा कि बेला के फूलों के झुरमुट से एक राजकुमारी निकली। उसके माथे पर घूंघट पड़ा था। राजकुमार ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम कौन हो? वह बोली, छोड़ दो निर्दयी, तुम मेरे कौन हो? राजा समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा, तुम अपना चेहरा तो दिखाओ। तब वह बोली, जब तुम 3 सालों तक मुझे छोड़कर इधर उधर भटक रहे थे, तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल होगा। राजकुमार कुंवर सिंह तुरंत बोले, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो। उसने कहा, मैंने जितनी यातना सही है, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता मैं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा, तुम बताओ क्या करना है। तब राजकुमारी बेला ने कहा, रानी को मारकर एक गड्ढे में फेंकवा दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी डलवा दीजिए। मैं उसी के ऊपर से होकर तुम्हारे राजमहल तक जाऊंगी। राजकुमार कुंवर सिंह ने पहले तो राजमहल में जाकर अपनी पत्नी बेला की विदाई की बात की, लेकिन उसके भाई और भाभी ने कहा वह तो बीमार थी और उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार ने आओ देखा ना ताओ, उसने तुरंत अपने तीर से निशाना लगाया और रानी को एक बार में खत्म कर दिया। रानी का मृत शरीर एक गड्ढे में डालकर मिट्टी डलवा दी। उसके ऊपर से अपनी पत्नी राजकुमारी बेला को लेकर राजमहल में आए और बोले, जो व्यक्ति इतना लाचार हो कि अपनी पत्नी के कहने पर अपनी बहन की बलि दे सकता है, उसको राजपाट संभालने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने राजा पर भी निशाना साधा। राजा ने अपनी बहन बेला और राजकुमार से माफी मांगी। बहन ने भाई को माफ कर दिया। भाई ने भी उसकी जान बख्शी थी। उन्होंने अपनी बहन बेला को राजकुमार के साथ विदा कर दिया। राजकुमारी बेला अपने महल में आकर खुशी खुशी रहने लगी। राजू दिन भर धान के खेत में कुछ और किसानों के साथ काम कर रहा था। राजू के गांव में हर साल बहुत ही अच्छी फसल उगती थी। गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी और सभी खेती बाड़ी, गाय बकरियां चराने और लोकल व्यवसाय करते थे। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव का निरीक्षण करने आए। यस, ये जमीन परफेक्ट है। सर, गांव वालों से जमीन को लेकर बात करनी होगी। बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भरी पंचायत में प्राइवेट कंपनी के उन लोगों ने बहुत ही बड़ी रकम देके खेतों को खरीद लिया। आप सभी को हम यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री और बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बना कर देंगे। यदि आप हमारा साथ देंगे तो इस जगह पर और प्रगति होगी। लेकिन सर, हम सब किसान हैं। यदि हमने अपनी जमीन यूं ही बेच दी तो हम आगे चलकर क्या करेंगे? हाँ, हम इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं। हाँ, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। हमें बड़े स्कूल का मोह नहीं। हम अपनी जमीन से जुड़े हैं। ये जमीन हमारी रानी माता द्वारा हमें सौंपी गई है। उन्हीं के जादू से आज तक यहाँ हमेशा अच्छी फसल हुई है। गांव वाले एक एक कर मिस्टर जेम्स का विरोध करने लगे। रानी का जादू? कब तक ऐसे अंधविश्वास में जिएंगे आप लोग? गांव से बाहर देखिए, लोग कितनी तरक्की कर चुके हैं। लगता है आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इस प्रकार आप पिछड़े गांव के निवासी कहलाएंगे।
सभी गांव वाले ये सुनकर चुप हो गए। गांव वाले पहले तो इस हक में नहीं थे, लेकिन बाद में बड़े स्कूल, बड़ी फैक्ट्री के लालच में आकर वे अपनी जमीन खो बैठे। अब गांव की उपजाऊ जमीन पर खेती नहीं होगी। सभी निवासी दुखी थे, बस इस कंपनी के वादों के भरोसे बैठे थे। कब तक हम यूं बिना खेती के बैठेंगे? हम इस जमीन से जुड़े हैं। सरपंच जी, हमें लगता है कि मिस्टर जेम्स से हमें जमीन वापस ले लेनी चाहिए। पर अब दुगनी रकम में जमीन वापस लेना गांव वालों के लिए संभव नहीं था। सभी निराश हो गए। अब कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगा था। खेतों में अब बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। अगले दिन जब मिस्त्री आए तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या? कल ही तो गड्ढे खोदे थे बड़े बड़े, रातों रात कैसे भर गए? कहाँ गए? सभी मिस्त्री एक दूसरे को देखने लगे। वे गांव वालों पर आरोप लगाने लगे, लेकिन गांव वाले स्वयं हैरान थे। अवश्य ही हमारी रानी माता का जादू है ये। मिस्त्रियों ने गांव वालों की बात अनसुनी कर फिर से काम शुरू कर दिया, लेकिन अगले दिन फिर से सब पुराने जैसा ही मिला। आज हम यहाँ रात को आकर छुप कर नजर रखेंगे। मिस्टर जेम्स को भी इस बात की खबर देंगे। रात को मिस्टर जेम्स भी छुपकर निरीक्षण करने पहुँचे। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर खोदी हुई जमीन पर नजर रखने लगे। कौन हो तुम? क्या क्या कर रही हो? जानती नहीं इधर गांव वालों की अब जमीन नहीं है। वे अनजान महिला मिस्टर जेम्स की आवाज सुनकर मुड़ी और उनकी तरफ बढ़ी। हर कदम पर भारी घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं की महारानी हो। ये मेरी जमीन है और ये मेरा गांव है। इतनी जोर से आवाज सुनकर मिस्टर जेम्स घबरा गए। ऐसा लगा जैसा पूरा गांव आधी रात को उस महिला की आवाज से गूंज उठा हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ इस गांव की महारानी, रानी माता, इस गांव की रक्षक। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मिस्टर जेम्स डर से लड़खड़ाते हुए गिर गए। मिस्त्रियों ने उन्हें पकड़ा और सभी पीठ दिखाकर रातों रात गांव से भाग खड़े हुए। अगले दिन जमीन को पहले जैसा पाकर गांव के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार फिर किसान खुश थे और गांव की महारानी हमेशा साई की तरह घूमती रहती थी।